इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। मानव स्वास्थ्य में क्षीणता आ जाने की तरह ही कंपनी के जीवन काल में भी उसकी परिचालन क्षमता और कुशलता में कमी आ जाती है, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति में पर्याप्त कमजोरी आ जाती है। जिस प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य में सुधार हेतु जब सामान्य चिकित्सा में सुधार होने की संभावना नगण्य हो जाती है, तो रोग की गंभीरता को देखते हुए उसकी चिकित्सा बिना शल्य क्रिया के संभव नहीं होती। ठीक उसी प्रकार कंपनी का पुनर्निर्माण पुनर्गठन एक प्रकार से कंपनी की बड़ी शल्य क्रिया है, जिससे उसकी बीमारियों को निकाल कर बाहर फेंक देने का प्रयास किया जाता है। एवं आंतरिक पुनर्निर्माण के पश्चात कंपनी के भावी जीवन में उत्तरोत्तर समृद्धि की ओर बढ़ने की पर्याप्त आशा की जा सकती है। इसी आशा से कंपनी के पुनर्गठन अर्थात प्रभावी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पुनर्गठन एक व्यापक शब्द है, क्योंकि कंपनी का पुनर्गठन अर्थात कंपनी का प्रभावी पुनर्निर्माण निम्नलिखित दो प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार से हो सकता है: आंतरिक पुनर्निर्माण अर्थात अथवा बाह्य पुनर्निर्माण। आंतरिक पुनर्निर्माण अथवा बाह्य पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अथवा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आंतरिक पुनर्निर्माण की वांछनीय परिस्थितियाँ, डिज़ायरेबल कंडीशन फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आंतरिक पुनर्निर्माण एक बड़ी शल्य क्रिया है और निम्नलिखित परिस्थितियों में इसे वांछनीय कहा जा सकता है: यदि कंपनी में आयगत अथवा पूंजीगत हानियाँ बहुत अधिक एकत्रित हो गई है और उनको कंपनी के लाभों एवं संचयों में से अपलिखित करना संभव नहीं है, तब आंतरिक पुनर्निर्माण करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी कंपनी के चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में एकत्रित हानियों की उपस्थिति कंपनी प्रबंधन की अकुशलता का संदेश देती है। यदि कंपनी का पूंजी ढांचा बड़ा उलझनपूर्ण है, अतः उसे सरल अथवा वर्तमान पूंजी बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि उन्हें विनियोजकों के लिए आकर्षक बनाया जा सके। जब कंपनी की इक्विटी अंश पूंजी एवं स्थिर लागत पूंजी के मध्य संबंध अर्थात पूंजी की गियरिंग उचित प्रतीत नहीं होने के कारण कंपनी की पूंजी संरचना में परिवर्तन करना आवश्यक है। जब कंपनी के चिट्ठे में दर्शाई हुई संपत्तियां कंपनी के दीर्घकालीन अल्पकालीन पूंजी का पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व नहीं करे, तब पूंजी संरचना को ठीक करना आवश्यक है। यदि कंपनी की संपत्तियों को उनके उचित मूल्य से अधिक मूल्य पर कंपनी के चिट्ठे में दर्शा रखा है, तो ऐसी स्थिति में संपत्तियों को उनके सही मूल्य पर लाने की आवश्यकता है। आंतरिक पुनर्निर्माण समापन नहीं है। नो वाइंडिंग अप इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिकैपिटलाइजेशन। आंतरिक पुनर्निर्माण की विशेषता है कि इस विधि के अनुसार पुनर्गठित होने वाली विद्यमान कंपनी का समापन नहीं होता है, बल्कि वही कंपनी अपना नया जीवन मानकर अपना कार्य नए पूंजी संगठन और नए जोश के साथ करने लग जाती है। कोहलर ने आंतरिक पुनर्निर्माण को अर्ध पुनर्गठन का नाम दिया है। इसकी विशेषता पुनर्पूंजीकरण है, जिसके अंतर्गत घाटे का अवशोषण किया जाता है। इसके अंतर्गत नई कंपनी का निर्माण नहीं होता है और कंपनी आंतरिक पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होने की तिथि के पश्चात घाटे की स्थिति से लाभ की स्थिति में पहुंच जाती है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि आंतरिक पुनर्निर्माण की प्रमुख विशेषता पुनर्पूंजीकरण रिकैपिटलाइजेशन है। पुनर्पूंजीकरण से तात्पर्य कंपनी की अंश पूंजी में परिवर्तन तथा अंश पूंजी में कटौती से है। अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 के अंतर्गत एक सीमित दायित्व वाली कंपनी को यह अधिकार है कि यदि उसके अंतर्नियम अनुमति देते हैं, तो वह अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है और इस कार्य के लिए यदि आवश्यकता हो तो पार्षद सीमा नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। अंश पूंजी में परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को फॉर्म SH7 में देनी होगी। अंश पूंजी में परिवर्तन का प्रस्ताव कंपनी की साधारण सभा में पारित किया जा सकता है और इसके लिए न्यायालय ट्रिब्यूनल से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 के द्वारा अंश पूंजी में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित विधियाँ बताई गई है: नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी में वृद्धि। यदि कंपनी अपनी अधिकृत पूंजी ऑथराइज कैपिटल का पूर्ण निर्गमन कर चुकी है तथा इसको अब और पूंजी की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में यदि उसके अंतर्नियम आज्ञा दे, तब वह अपने पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में परिवर्तन कर सकती है और अपनी अधिकृत पूंजी बढ़ा सकती है। अधिकृत स्कंद विपणी पर अंश उद्धृत होने पर कंपनी को सेबी से अनुमति लेनी होगी। नए अंशों के निर्गमन के संबंध में केवल एक शर्त यह है कि अंशों को सर्वप्रथम कंपनी के वर्तमान इक्विटी अंशधारियों को प्रस्तावित किया जाएगा। यदि ये अंशधारी नए अंशों को नहीं खरीदते हैं, तो इन अंशों को अन्य व्यक्तियों को बेचा जा सकता है। विद्यमान अंशधारियों के इस अधिकार को पूर्व क्रय अधिकार अथवा हक छपा कहते हैं। यह अधिकार उनको कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के अंतर्गत प्राप्त है। नए अंश निर्गमन का लेखांकन। नए अंशों के निर्गमन की लेखा प्रविष्टियाँ ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार सामान्यतः की जाती है। चूँकि नए अंश सर्वप्रथम विद्यमान अंशधारियों को प्रस्तावित किए जाते हैं और कंपनी अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि इन अंशों को वर्तमान इक्विटी अंशधारियों को उनके द्वारा धारित कंपनी की प्रदत्त पूंजी के अनुपात में उन्हें प्रस्तावित किया जाए, अतः संभव है कि नए अंशों के टुकड़े हो जाए। उदाहरणार्थ, एक कंपनी की प्रदत्त पूंजी 1 लाख इक्विटी अंश 100 रुपये वाले पूर्णदत्त 1 करोड़ रुपये है, तो वह कंपनी 100 रुपये वाले 20,000 नए अंश निर्गमित करने का प्रस्ताव वर्तमान अंशधारियों को करती है, जो उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी को प्रत्येक विद्यमान 5 इक्विटी अंशों के धारक को एक नया अंश प्रस्तावित करना होगा। वर्तमान में यदि किसी अंशधारक के पास पहले से 17 इक्विटी अंश है, तो उसे 17/5 अर्थात 3/2/5 नए इक्विटी अंश खरीदने का अधिकार मिलेगा। इसमें उस अंशधारी को 3 इक्विटी अंश तो पूरे मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा एक इक्विटी अंश का 2/5 भाग और मिलेगा।
इस उदाहरण में अंश का 2/5 भाग टुकड़ा अंश कहा जाएगा। आनुपातिक नए निर्गमन के कारण अनेक वर्तमान अंशधारियों के टुकड़े अंश हो सकते हैं। कंपनी इन टुकड़ों के साथ निम्न प्रकार से व्यवहार कर सकती है। सब टुकड़ों से संबंधित अंशों को किसी संचालकों को अथवा खुले बाजार में बेच दिया जाए और विक्रय राशि से प्राप्त होने वाला आधिक्य को टुकड़ा अंशों के धारकों में बांट दिया जाए। दूसरा विकल्प है कि टुकड़ा अंशों से संबंधित अंशधारियों को एक टुकड़ा प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है और अंशधारी को यह आदेश दिया जा सकता है कि वह एक निश्चित समय में या तो अपने टुकड़े को बेच दे अथवा इतना टुकड़ा और खरीद ले कि कुल मिलाकर पूरा अंश बन जाए और उस पूरे अंश से संबंधित सभी टुकड़ों के टुकड़ा अंश प्रमाण पत्र कंपनी के पास जमा कराकर पूरे अंश के लिए प्रमाण पत्र ले ले। उदाहरणार्थ 2/5 अंश टुकड़ा अंश प्रमाण पत्र का धारक को आदेश दिया जाएगा कि वह या तो इसे बेच दे अथवा 3/5 अंश और खरीद कर दोनों से संबंधित टुकड़ा अंश प्रमाण पत्र कंपनी के पास जमा करा दे और 2/5 + 3/5 एक अंश के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। ये व्यवस्था भी की जा सकती है कि टुकड़ों से संबंधित अंशों का बंटन वर्तमान अंशधारियों में से कुछ को एक निश्चित मूल्य पर कर दिया जाए और अन्य अंशधारियों के अधिकारों का समायोजन कर लिया जाए। यह भी किया जा सकता है कि अंशों के टुकड़ों में निर्गमित करने के स्थान पर एक पूरा अंश आंशिक तत्व रूप में निर्गमित कर दिया जाए अथवा कम मूल्य वर्ग के अंश निर्गमित कर दिया जाए। नलिन लिमिटेड का 60 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से पंजीयन हुआ। अधिकृत पूंजी 100 रुपये वाले 30,000 इक्विटी अंशों में तथा 30,000 पूर्वाधिकार अंशों में विभाजित थी, जिसमें से कंपनी के समामेलन के वर्ष में समस्त इक्विटी अंश और समस्त पूर्वाधिकार अंश जनता में निर्गमित किए जा चुके थे। अपने समामेलन के 3 वर्ष पश्चात कंपनी ने अपनी अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 100 लाख रुपये करने का निर्णय किया, जो 60 लाख रुपये इक्विटी अंशों में तथा 40 लाख रुपये पूर्वाधिकार अंशों में विभाजित की गई। इसके उपरांत कंपनी ने 10,000 इक्विटी अंश एवं 10,000 पूर्वाधिकार अंशों को 5% प्रीमियम पर निर्गमित करने का निश्चय किया। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 की पूर्ति करने के लिए अंश सर्वप्रथम उन अंशधारियों को प्रस्तावित किए गए जिन्हें इनको खरीदने का पूर्वाधिकार है। कंपनी के अंशधारियों ने समस्त अंशों को क्रय कर लिया। अंशों पर 50 रुपये प्रार्थना पत्र के साथ तथा 55 रुपये 5 प्रीमियम सहित बंटन पर दिए हैं। कंपनी ने अंशों के निर्गमन पर 2,000 रुपये खर्च किए। संचालकों ने इस खर्च को अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि से अपलिखित करने का निश्चय किया। बतलाइए कि उन अंशधारियों को जिन्हें इन अंशों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के अंतर्गत खरीदने का अधिकार है, किस अनुपात में प्रस्तावित किए जाएंगे। कंपनी की पुस्तकों में इन अंशों के निर्गमन संबंधी आवश्यक जनन प्रविष्टियाँ दीजिए। कंपनी के चिट्ठे में अंश पूंजी तथा अंश प्रीमियम की वधु को दिखाइए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के अंतर्गत नए 10,000 इक्विटी अंश तथा 10,000 पूर्वाधिकार अंश सर्वप्रथम खरीदने का अधिकार कंपनी के विद्यमान 30,000 इक्विटी अंशों के धारकों को ही है। उक्त अधिकार पहले से निर्गमित 30,000 पूर्वाधिकार अंश धारकों को नहीं है, अतः प्रत्येक विद्यमान इक्विटी अंशधारियों को जिसके पास 3 अंश है नवनिर्गमित 1 इक्विटी अंश तथा 1 पूर्वाधिकार अंश प्रस्तावित किए जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख 5 लाख। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 5,50,000 5,50,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 5,50,000 5,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11 लाख 5,50,000 5,50,000। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 2,000। थैंक यू।